नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। तो आपको बता दें कि दूसरे चरण का चुनाव प्रचार अब थम चुका है। अब इसके बाद में 11 मई को उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में मतदान होगा, जिसमें मेरठ, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, बदायूं, शाहजहांपुर, बरेली, पीलीभीत, हाथरस, कासगंज, एटा, अलीगढ़, कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, कन्नौज, औरैया, कानपुर देहात, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, इन तमाम जिलों में 11 तारीख को मतदान होना है, जिसके बाद में नतीजे आएंगे 13 तारीख को। तो चुनाव प्रचार का शोर जो है वो अब थम चुका है। अब जो प्रत्याशी है वो सिर्फ घर घर जाकर के डोर टू डोर चुनाव प्रचार ही कर सकेंगे, वो भी मुश्किल से 4 से 5 लोग, इससे ज्यादा लोग नहीं। तो ऐसे में चुनाव प्रचार का जो शोर था वो अब थम चुका है। 11 मई को उत्तर प्रदेश के 38 जिलों में मतदान होगा। दूसरे चरण का ये मतदान है। इससे पहले 4 तारीख को मतदान हुआ था, तब 37 जिलों में मतदान हुआ था और अब 38 जिलों में मतदान होने जा रहा है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और उसके बाद में नतीजे आएंगे 13 मई को, जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इसे सेमीफाइनल के तौर पर भी ले रही है, क्योंकि अगले साल पूरे देश में आम चुनाव हैं, लोकसभा के चुनाव हैं और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा सीटें आती हैं, 80 लोकसभा सीटें। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यह है कि इस बार 2019 से भी अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाए, 80 की 80 सीटों पर कमल खिलाया जाए। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए दीपक दीक्षित हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही नीलेश चौहान हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ रहे हैं। सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सबसे पहले नीलेश, आपके पास में आना चाहेंगे, क्या कुछ तैयारी है? क्योंकि अब देखिए 38 जिलों में मतदान होना है और उसका चुनाव प्रचार का जो शोर है वो अब थम चुका है। देखिए, बिल्कुल अगर हम उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं 2 चरणों में उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का ऐलान किया गया था। पहले चरण का चुनाव जो है 4 मई को संपन्न करा लिया गया। उसके बाद अब दूसरे चरण का चुनाव जो है उसकी जो चुनाव प्रचार था वो पूरी तरीके से थम चुका है। ऐसे में आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस बल लगातार जो है अलग अलग जनपदों में नजरें बनाए हुए हैं। खासतौर पर अब प्रत्याशी खुलेआम जो है झंडा बैनर के तले प्रचार प्रसार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम सभी राजनीतिक दलों की बात करें, खासतौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से नगर निकाय के चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस करने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा लिया है। लगातार वो रैलियों पर रैलियां करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लगभग सभी जिलों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैलियां की हैं। उसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य की बात करें तो वो भी लगातार जो है फील्ड में मौजूद रहे और लगातार रैलियां करते रहे, जनसभाएं करते रहे। तो ऐसे में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरे दमखम के साथ जोर लगाया कि कैसे भी करके नगर निकाय का जो चुनाव है उसको जीता जाए। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने एक अलग से नारा भी दिया है कि इस बार ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई है और आपको बेहतर परिणाम हम ला कर देंगे। उसके अलावा अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव, डिंपल यादव, शिवपाल, उसके अलावा तमाम जो पार्टी के विधायक हैं वो भी लगातार अलग अलग जनपदों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं ताकि समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस इस बार नगर निकाय के चुनाव में बेहतर किया जाए। वहीं अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी ने इस बार मुस्लिम वोट बैंक को अपनी ओर बढ़ाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने मुस्लिम समुदाय के लोगों को बड़े पैमाने पर टिकट दिया, खासतौर पर महापौर के चुनाव के लिए, तो ऐसे में इस बार का चुनाव देखना दिलचस्प होगा कि मुस्लिम यादव फैक्टर किसकी तरफ जाता है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी भी मुस्लिम समाज से जुड़ी हुई राजनीति करती है। तो ऐसे में क्या मुस्लिम समाज इस बार फिर से जो है समाजवादी पार्टी पर भरोसा करेगा, या फिर जिस तरीके से मायावती ने ट्रम्प कार्ड खेला कि बड़ी संख्या में मुस्लिम बिरादरी के जो उम्मीदवार हैं उनको मैदान में उतारा है। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी दमखम के साथ जो है मैदान में उतरी हुई है। संजय सिंह खुद लगातार तमाम जिलों में प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में इस बार आम आदमी पार्टी एक नया इतिहास रचेगी। उसके अलावा अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से हालांकि जो प्रचार प्रसार में दम देखने को मिलना चाहिए था वो नजर नहीं आया है। खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ा नेता जो है इस बार नगर निकाय के चुनाव में प्रचार प्रसार करने के लिए मैदान में नजर नहीं आया। ये एक अलग से इस बार देखने को मिला। उसके अलावा अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें जो जिताऊ प्रत्याशी से कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ा है और दूसरी प्रत्याशियों में जाकर उन्होंने उसके चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आज से जब दूसरे चरण का प्रचार प्रसार समाप्त हो चुका है, पूरी तरीके से बंद हो चुका है और 13 मई को जब नतीजे आएंगे तो इस बार जो है किसकी पलड़ा भारी रहता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार बूथ स्तर पर मैदान में रही है। कार्यकर्ताओं को अलग से जिम्मेदारी दी गई। समाजवादी पार्टी ने भी दमखम झोंका है। तो देखना होगा इस बार नगर निकाय के चुनाव में कौन पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी।
ठीक है, चलिए आप लगातार बने रहिए नीलेश, आगे भी आपसे जानकारी और अपडेट्स लेंगे। साथ ही दीपक इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शाहजहांपुर से, जहां पर 11 तारीख को मतदान हो रहा है। दीपक, क्या कुछ तैयारियां हैं मतदान को लेकर, क्योंकि चुनावी प्रचार का जो शोर है वो तो अब थम चुका है वहां पे। नहीं, बिल्कुल कृतिका, चुनाव प्रचार देखिए थम गया है और उसके बाद सभी जो पार्टियां हैं उनको हिदायत कर दी गई कि कोई भी अब रैली जुलूस नहीं निकालेगा। जी ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 लोग जाकर के सिर्फ सूचना देंगे, कोई पोस्टर और बैनर का इस्तेमाल नहीं होगा। अब ऐसे में जिला प्रशासन ने ये तैयारियां पूरी की, उसके साथ साथ जो कल जी वो यहाँ से रवाना की। सबसे बड़ी बात है, प्रशासन ने उन लोगों को चिन्हित किया है जो लोग चुनाव को लेकर के शराब या पैसा या ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनको वितरण किया जाता है। इन चीजों पर पुलिस की नजर है, प्रशासन की नजर है, कहीं कहीं इन लोगों पर नजर रखी जा रही है। उसके बाद जो लोग अपने गाड़ियां चलवा रहे थे, जो लोग जुलूस निकलवा रहे थे, उनको साफ तौर से मना किया। लेकिन उससे पहले आज बीजेपी ने बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि बीजेपी की एक बड़ी रैली हुई है। उसके बाद उसमें मंत्री सुरेश कुमार खन्ना थे, जितिन प्रसाद थे। हालांकि समाजवादी पार्टी ने भी कई अपनी सभाएं की थी। उसके बाद अब शाम 6 बजे के बाद कुछ भी नहीं होने वाला है। जो भी हुआ है वो 5 बजे 5:30 बजे तक हुआ है। उसके बाद साफ तौर से प्रशासन ने सभी को सूचना दी है और उसके बाद मना कर दिया गया कि अब कोई भी चुनाव प्रचार नहीं होगा। लेकिन जैसा कि अभी लखनऊ के संवाददाता बता रहे थे कि जिस तरह से अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की और बीजेपी की, तो कहीं कहीं दो जो पार्टियां हैं जो यहाँ पर उनकी जो मुख्य आपस में जो टकराव होगा, कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी और बीजेपी है। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी थी अर्चना, वो बीजेपी की कैंडिडेट अब हो गई है, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। और वहीं माला राठौर जो है वो समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो जिला अध्यक्ष तनवीर खां है, उनका चेहरा पीछे उनके लगा हुआ है। तो ये माना जा रहा है कि शाहजहांपुर में तनवीर खां लगातार 3 बार के यहाँ पर नगर पालिका परिषद के चेयरमैन रहे और उन्होंने ही उनकी पार्टी का जो प्रत्याशी उतारा गया है। तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टियों में अच्छी टक्कर होगी और दोनों ही पार्टियां आमने सामने नजर आ रही हैं। अब अगर ऐसे में बसपा और कांग्रेस की बात की जाए, तो हालांकि दोनों पार्टियों के मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर उतारे हैं, बीएसपी ने भी उतारे, कांग्रेस ने भी। तो कहीं न कहीं जो वोट है वो समाजवादी पार्टी को इसमें नुकसान होगा, क्योंकि बीजेपी का जो वोट है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी में जाएगा। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि आखिर जब 11 मई को मतदान होगा और 13 मई को जब वोट खुलेंगे तो किसके पक्ष में फैसला जाएगा, ये तो देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चलिए ठीक है, आपके पास वापस आएंगे, आप बने रहिए लगातार। गाजियाबाद से जितेंद्र हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, गौतम, अगर देखा जाए तो गाजियाबाद में भी 11 तारीख को ही मतदान होना है, वहां पर भी चुनाव प्रचार का जो शोर है वो अब थम चुका है। अब जो प्रत्याशी हैं वो 2 से 3 लोगों के साथ में डोर टू डोर जरूर अब चुनाव प्रचार कर सकते हैं। तो किस तरीके की तैयारी, कैसा माहौल गाजियाबाद में? जी, 1 घंटे पहले ही पूरी तरह से जोरों शोरों से प्रचार हो रहा था, रैली हो रही थी, सबको रोक दिया गया है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये भी रहने वाला है, क्योंकि गाजियाबाद का जो चुनाव होता है मेयर को लेकर, वो काफी दिलचस्प रहता है। और ऐसे में अंदर खाने जो तैयारी आपका हुई थी, आप उनको आजमाने की जरूरत अब पड़ेगी। और ऐसे में सबसे ज्यादा देखने वाला ये बात सामने आएगी कि जिस तरह से गाजियाबाद में बीजेपी लगातार तैयारी कर रही थी और उसको टक्कर देने के लिए समाजवादी पार्टी लगातार पूरे जोरों पर थी, जिसके लिए आज गाजियाबाद में बीजेपी अध्यक्ष जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उससे पहले अखिलेश यादव गाजियाबाद पहुंचे थे, योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद पहुंचे थे, क्योंकि गाजियाबाद को एक ऐसी सीट माना जाता है महापौर के लिए काफी कि बीजेपी को हर बार उसको समर्थन मिलता है। क्या इस बार भी तमाम ऐसी चीजें रहनी थी, जिसको लेकर अब फिलहाल तो चुनाव प्रचार थम चुका है। लेकिन अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि ये जो कल का जो दिन रहेगा, इस दिनों में किस तरह से प्रचार किया जाएगा और वोटरों को अपने सब किस तरह से लुभाया जाएगा। जी चलिए ठीक है जितेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और साथ ही दीपक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नीलेश, आप लगातार बने रहिए, आगे आपसे और भी तमाम खबरों पर अपडेट्स लेंगे। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा एक्टिव नजर आए हैं, जहां 13 दिन में सीएम योगी ने करीब 50 जनसभाओं को संबोधित किया। सीएम योगी ने पहले और दूसरे चरण में धुआंधार प्रचार इस बार करते हुए नजर आए। अगर देखा जाए तो सभी 18 मंडलों और 17 नगर निगम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और जनसभाओं को संबोधित किया है।
तो सबसे ज्यादा चुनाव प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। 13 दिन में सीएम योगी ने करीब 50 जनसभाओं को संबोधित किया है। सभी 18 मंडल और 17 नगर निगम क्षेत्रों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। निकाय चुनाव को लेकर सबसे ज्यादा एक्टिव दिखे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिसमें 24 अप्रैल को सहारनपुर, शामली और अमरोहा में जनसभा को संबोधित किए। 27 अप्रैल को मथुरा, फिरोजाबाद और आगरा के और लखनऊ के दौरे पर रहे। 28 तारीख को सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर और गोरखपुर के दौरे पर रहे। वहीं 1 मई को मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर, वाराणसी और गोरखपुर का दौरा। 2 मई को प्रयागराज, झांसी और लखनऊ का दौरा। 3 मई को बलिया, मऊ, आजमगढ़ और संत कबीर नगर का दौरा। 4 मई को सिद्धार्थनगर, बस्ती, सुल्तानपुर और अयोध्या का दौरा। 5 मई को हापुड़, मेरठ, बुलंदशहर और गाजियाबाद का दौरा। 7 मई को अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर और बरेली का दौरा करते हुए नजर आए। वहीं 9 मई को कानपुर, बांदा और चित्रकूट का दौरा उन्होंने किया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। नीलेश, देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार नगर निकाय के चुनावों में एकदम ही एक्टिव मोड में नजर आए। सबसे ज्यादा रैलियां, जनसभाएं की। एक ही दिन में 3-3, 4-4 जिलों का दौरा उन्होंने किया। जनसभाओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नजर आए। देखिए, बिल्कुल अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सबसे डिमांडिंग नेता हैं और स्टार प्रचारक भी हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के कंधे पर दोहरी जिम्मेदारी होती कि कैसे प्रदेश को मेंटेन करना है और नगर निकाय चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी बेहतर परफॉर्मेंस करे, उसको लेकर उनकी जिम्मेदारी बनती है, जिसको लेकर उन्होंने एक दिन में 4-4 जनपदों का दौरा किया और उन 4 जनपदों में रैली और जनसभाओं को भी संबोधित करते हुए नजर आए हैं। अगर हम इन बीते 13 दिनों की बात करें तो करीब 50 जगहों पर उन्होंने रैली और जनसभाएं की हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड बनाता है, क्योंकि दूसरे पार्टियों की अपेक्षा, दूसरे नेताओं की अपेक्षा जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में जाते हैं, खुद समीक्षा बैठक करते हैं, खुद रैलियों को संबोधित करते हैं, खुद जनसभाओं को संबोधित करते हैं, जिससे ये देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के मुखिया कितनी ऊर्जा के साथ जो है उत्तर प्रदेश में लगातार प्रचार प्रसार में लगे रहते हैं। उसके अलावा उत्तर प्रदेश में विकास की जो रूपरेखा है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, उसको लेकर भी वो जब जिलों में जाते हैं तो जो वहाँ के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत करते हैं और वहाँ की जो धरातल की समस्याएं हैं उसका निदान करने के लिए त्वरित निर्देश भी जारी करते हैं। यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दूसरी बार उत्तर प्रदेश के मुखिया के रूप में शपथ ली है। 2022 में हुए अगर विधानसभा चुनाव को हम देखें तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता उत्तर प्रदेश में देखने को मिली, जहां पर एक और कोई मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहता हुआ नजर आया, तो कोई उत्तर प्रदेश में बेहतर कानून व्यवस्था कायम करने वाला मुख्यमंत्री पहली बार उत्तर प्रदेश में नजर आया, जिन्होंने खासतौर पर जो बड़े माफिया थे उन पर लगाम लगाने का काम किया है। उसको लेकर भी जनता प्रशंसा करती हुई नजर आती है। यही कारण रहता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं और सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग वाले नेता भी माने जाते हैं। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी सबसे डिमांडिंग नेता है। इसके साथ साथ अगर हम उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की बात करें तो उसकी जिम्मेदारी बखूबी निभाने के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में भी जाकर, जहां चुनाव का समय चल रहा है, खासतौर पर अगर हम कर्नाटक जैसे शहर की बात करें तो वहां पर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भी जाकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई रैली और कई जनसभाओं को संबोधित किया है। तो इससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश के विकास के साथ साथ जो उनकी अपनी एक छवि है, हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के सबसे फायर ब्रांड प्रवक्ता और स्टार प्रचारक माने जाते हैं, तो ऐसे में इनके ऊपर दोहरी तेहरी जिम्मेदारी होती है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ दूसरे प्रदेशों में होने वाले चुनाव में वो अपना योगदान दे सकें। यही कारण है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दूसरे नेताओं से अलग बनाता है। अब देखना होगा कि जब नगर निकाय के चुनाव का रिजल्ट आएगा, जो प्रथम चरण का जो चुनाव था वो संपन्न हो चुका है और दूसरे चरण में जो प्रचार था वो थम चुका है। 13 तारीख को रिजल्ट आएगा। तमाम प्रत्याशियों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो चुकी है। तो देखना होगा कि जो शहर की सरकार है वो इस बार कौन सी पार्टी बनाती हुई नजर आती है। हालांकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ ने मेहनत की, उससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी नगर निकाय के चुनाव में बेहतर परिणाम ला सकती है। जी ठीक है, शुक्रिया नीलेश तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए।
वहीं मिर्जापुर की 96 और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल मतदान होना है। 13 मई को मतगणना होगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये सीट बेहद महत्वपूर्ण है। इन दोनों विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी अपना दल एस के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। स्वार सीट पर समाजवादी पार्टी ने अनुराधा चौहान को मैदान में उतारा है, तो वहीं अपना दल एस की तरफ से शफीक अहमद अंसारी को प्रत्याशी बनाया गया। वहीं 96 सीट पर अपना दल एस प्रत्याशी रिंकी कोल को मुकाबला सपा की कीर्ति कोल से है। ये सीट विधायक राहुल कोल के निधन के बाद खाली हुई है। वहीं मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा। तो आपको बता दें कि 2 सीटों पर कल मतदान होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, जिसमें 96 सीट है और स्वार सीट। मिर्जापुर की 96 सीट और रामपुर की स्वार विधानसभा सीट पर उपचुनाव है, जिसके बाद में 13 मई को मतगणना होगी। और अगर देखा जाए तो आगामी लोकसभा चुनावों को देखते हुए ये सीट काफी महत्वपूर्ण है। और मिर्जापुर से हमारे संवाददाता रामलाल साहनी इस वक्त जुड़ गए हैं। रामलाल, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कल मतदान होना है, कितनी तैयारियां इस वक्त? हेलो रामलाल जी, आवाज मिल रही है? जी 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 रामलाल जी, अगर देखा जाए तो कल मिर्जापुर की 96 सीट पर मतदान होना है, कितनी तैयारियां? जिला प्रशासन के द्वारा चुनाव के लेकर के बाकायदा सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम कर दिया गया है और कल कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच चुनाव होने जा रहा है। चुनाव आयोग के देखरेख में सारे व्यवस्था की गई है, जिसमें योगी आदित्यनाथ भी पिछले आए थे कल और जनता को संबोधित किया है। रिंकी कोल के लिए पूरी पुख्ता इंतजाम किया गया है कल के लिए चुनाव के लिए। ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें कि आजम की विरासत पर हिंदू कार्ड कहीं ना कहीं खेला गया स्वार विधानसभा उपचुनाव को लेकर के। वहीं अनुराधा रामपुर की सियासत में आजम कैंप के बाहर का चेहरा है। 21 साल बाद समाजवादी पार्टी ने स्वार से किसी गैर मुस्लिम चेहरे पर अपना दांव खेला है इस बार। वहीं 21 साल से कांग्रेस और सपा के पाले में स्वार सीट से मुस्लिम विधायक ही हुए हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं हिंदू कार्ड खेलते हुए नजर आ रही समाजवादी पार्टी। आखिरी बार 2002 में सपा ने गैर मुस्लिम चेहरा उतारा था। स्वार सीट से सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम विधायक थे और उनकी विधायकी जाने के बाद में ये सीट खाली हुई। अब्दुल्ला आजम को कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद में ये सीट खाली हुई। अधिक जानकारी के साथ रामपुर से हमारे संवाददाता फहीम खान इस वक्त जुड़ गए हैं। फहीम, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में? कल मतदान होना है, उसको लेकर। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि रामपुर के अंदर इस वक्त पोलिंग पार्टियां अपने अपने बूथों पर पहुंच चुकी हैं। पोलिंग पार्टियों के साथ ईवीएम मशीन भी है। उसकी सुरक्षा के लिए आप देख सकती हैं मेरे पीछे फोर्स भरपूर है और पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि पुलिस का जो काम होगा वो सुरक्षा करना होगा। वोटर को कोई परेशान नहीं करेगा। वोटर आएगा, अपनी पर्ची लेके वोट डालेगा और वोट डालने के बाद अपने पसंदीदा प्रत्याशी का चयन करेगा और उसके भाग्य का फैसला कृतिका 13 मई को होगा। तो इस मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकती हो कि फोर्स तैनात है, यहाँ ईवीएम मशीन रखी है, बिल्कुल मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। पूरी बिसात बीत चुकी है, पूरी फील्डिंग हो चुकी है। वेटिंग सुबह 6 बजे से शाम को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक होनी है और इस वेटिंग में कौन सिक्सर लगाता है ये देखने वाली बात होगी। किसके सिर सेरा सजता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि यहाँ मुकाबला है आजम खान वर्सेस भारतीय जनता पार्टी सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का, उनके गठबंधन का, अपना दल एस का, निषाद पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी का। और मुकाबले में खड़े हैं सामने आजम खान, अब्दुल्ला आजम और उन्होंने हिंदू कार्ड खेलने के बाद अनुराधा चौहान को उतार कर खेल को दिलचस्प बना दिया है। अब अगर ये दिलचस्पी वोटरों के अंदर भी अगर देखने को मिली, जिस तरह से एक जो है माहौल बना था कि हिंदू एक तरफ और मुस्लिम एक तरफ,
तो यहाँ 3,06,000 वोट है। 3,06,000 वोट में 1,18,000 हिंदू वोट है, तो दूसरी ओर 1,88,000 के लगभग जो है वो मुस्लिम वोट है। यानी कि 40 और 60 का रेशियो है, 45% महिलाओं की भागीदारी है इसमें। तो ये जो ज्यादा कही जाएगी मुस्लिम बहुल्य सीट कही जाएगी, जिसमें निर्णायक फैसला मुस्लिमों का रहता है। तो खास तौर से जो देखने वाली बात है इस विधानसभा 34 वार्ड टांडा में, वो यही है कि, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, लोग आजिज आ चुके हैं, परेशान हो चुके हैं। 3 महीने में 3 चुनाव, उपचुनाव से जिला रामपुर थर्रा चुका है, वोटर परेशान हो चुका है, उदासीन इतना है, उदास इतना है कि वोटर क्या करे, कब वोट डालने जाए, अपने कब काम करे, खाली इसी काम पे रह गया। पूरा सिस्टम इसमें लग जाता है, जनता की गाड़ी कमाई का पैसा इस चुनाव में लग रहा है। और इस चुनाव में पुलिस और प्रशासन परेशान है, अर्धसैनिक बलों को बुलाया जाता है। हालांकि उनका काम और उनका जो जिम्मा है वो सुरक्षा का है, लेकिन अगर आप सोचें तो ये जबरन परेशान करने वाली स्थिति पैदा हुई है। आजम खां की तरफ से कहीं ना कहीं ये चीजें स्पष्ट हो रही हैं कि ये जो लगातार उनके ऊपर मुकदमे हैं, इन मुकदमों में एक नहीं तो दूसरे में नहीं तो तीसरे में मुकदमों में फैसले आ रहे हैं, और फैसले जो उनके खिलाफ जा रहे हैं वो उनकी पद को छीन रहे हैं। और वो जो पद जा रहा है, जाहिर सी बात है उपचुनाव तो होगा, तो ये फैसला अब जनता को करना है कि उस लगातार इन उपचुनावों की मार को झेलने से बचना है या फिर से वो ही करना है। तो जो खास तौर से जो लड़ाई देखने को मिल रही है यहाँ, मुख्य मुकाबले में अपना दल एस और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है, तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी आजम खां से हो चुका है भारतीय जनता पार्टी। ये जो दिलचस्पी है लोगों के अंदर यहाँ बहुत ज्यादा कम है। और मैं आपको बता दूं कि कल अगर ये आरोप लगने लगे कि साहब पुलिस बड़ा परेशान कर रही है, वोट नहीं डालने दे रही है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि वोटर बहुत ज्यादा बूथ की तरफ नहीं आएंगे और बहुत ज्यादा दिलचस्पी वोटरों को है भी नहीं। जी कृतिका। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए फहीम। तो वहीं बांदा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज चुनाव प्रचार किया और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। 2017 से पहले बुंदेलखंड का हाल बेहाल था। बुंदेलखंड में पानी को लेकर माताएं बहनें परेशान रहती थी, लेकिन अब समस्या कम हो गई है। बुंदेलखंड के लोगों को अब पेयजल की समस्या से निजात मिलेगा। तो वहीं माफियाओं पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने माफिया राज को खत्म किया है, हमारी सरकार ने यूपी की तस्वीर बदली है। और क्या कुछ कहा है आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बांदा में, आपको सुनवाते हैं। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चाहे वो बुंदेलखंड की बात करूं या बांदा की बात, 2017 के पहले क्या स्थिति थी, रोजगार से राहगीर तक, कृषि से कमाई तक और आबरू से अवसर तक, सब कुछ यहां पे असुरक्षित हो गया। भाई बुंदेलखंड की पहचान खतरे में पड़ चुकी थी। और आज मैं कह सकता हूं, जब मैं बुंदेलखंड के पहले दौरे पर आया था 17 में, तो हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने कहा था कि बुंदेलखंड के लिए 2 चीजें बहुत आवश्यक है जो सरकार के स्तर पर होनी है, एक विकास और दूसरा माफिया राज को नियंत्रित करना। मुझे बताते हुए आज प्रसन्नता है, आज मैं अपने गौरव के साथ कह सकता हूं कि हमारा बुंदेलखंड प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप हमारे जनप्रतिनिधियों के सक्रियता के फलस्वरूप एक और जो लोग बुंदेलखंड के संसाधनों पर डकैती डालते थे, लूट खसोट जिन्होंने मचा रखी थी, जहां उस माफिया राज को समाप्त किया गया। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।